हेलो ट्वेल्थ क्लास। आज हम बात करेंगे ट्वेल्थ क्लास के बायोलॉजी के पहले चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये जो चैप्टर है ये ऑलरेडी हमने इस चैनल पे अपलोड कर दिया है। इसकी जो नोट्स और इसका जो पूरा का पूरा लेक्चर है उसकी वीडियो अपलोड कर दी है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिफर टू एज क्लोन वाई। देखिए, कोई भी ऑफस्प्रिंग कहने का मतलब है यहाँ पर कोई भी बच्चे या कोई भी संतान हम बोल सकते हैं। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है अगर वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू पैदा हुआ है तो उसको हम क्लोन क्यों बोलते हैं। तो आप इसका आंसर अब समझ लेते हैं। देखिए, ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। जब भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कोई गैमेट का फ्यूजन नहीं होता, गैमेट ही नहीं होते हैं, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी गैमेट का फ्यूजन नहीं होता कि मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ है, क्योंकि टू पेरेंट ही नहीं होते तो दो गैमेट कहाँ से होंगे। तो क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो सिंगल पेरेंट होता है वही डिवाइड हो जाता है और क्या करता है, एक नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। जैसे कि अमीबा, आपको इसका एग्जांपल पता है। अमीबा क्या करता है, अपने आप को तोड़ के दो नई डॉटर सेल बना देता है। तो बेसिकली जो ऑफस्प्रिंग है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू पैदा हुआ है, इसलिए वो मॉर्फोलॉजिकली का मतलब होता है स्ट्रक्चरली, यानी कि दिखने में पूरा का पूरा अपने पेरेंट से सेम होता है, एग्जैक्ट कॉपी होता है, ठीक है। और जेनेटिकली भी सिमिलर होता है। जेनेटिकली कहने का मतलब है कि उसका डीएनए वगैरह जो है वो भी एग्जैक्ट अपने पेरेंट से मिलता जुलता है, यानी कि वो दिखने में भी मॉर्फोलॉजिकली भी सेम है और अंदर से भी, यानी कि जेनेटिकली भी वो अपने पेरेंट से मिलता जुलता है। इसलिए उसको क्लोन बोलते हैं, क्योंकि क्लोन की डेफिनेशन ही यही होती है, हर वो ऑफस्प्रिंग जो अपने पेरेंट का एग्जैक्ट कॉपी है, चाहे वो मॉर्फोलॉजिकली कॉपी हो चाहे वो जेनेटिकली कॉपी हो, एग्जैक्ट कॉपी को ही हम क्लोन बोलते हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं, इसलिए इनके बच्चों को क्या बोलते हैं, हम क्लोन बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। Why is fertilization not compulsory event for the production of the fruit in certain plants? देखिए, हमें पता है कि फ्रूट कैसे बनता है, किसी भी प्लांट में फ्रूट बनता कैसे है, क्योंकि जब हमें पता है कि जो पॉलन ग्रेन से मेल गैमेट निकलेगा वो फीमेल पार्ट जो है फ्लावर का उसमें ओव्यूल के साथ में फ्यूज होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद ओवरियल स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है, एम्ब्रियो बनता है, बहुत सारे पार्ट्स बनते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिलते हैं, तब जाके सीड फ्रूट वगैरह ये सब चीज़ें बनती है। लेकिन इन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि क्यों फर्टिलाइजेशन जरूरी नहीं है कुछ प्लांट्स में, किस चीज़ के लिए, फ्रूट के प्रोडक्शन के लिए। तो इसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए, कुछ एक्सेप्शन होते हैं बायोलॉजी में। यहाँ पर कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है किसी भी फ्रूट का प्रोडक्शन करने के लिए। ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, या ऐसे फ्रूट को हम क्या बोल देते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, और ऐसे प्लांट को हम क्या बोल देते हैं, पार्थेनोकार्पिक प्लांट। मतलब कि ये वो प्लांट हैं जो क्या करते हैं, बिना फर्टिलाइजेशन के ही क्या करते हैं, फ्रूट को प्रोड्यूस कर देते हैं। बनाना इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जो केला होता है बहुत इंपॉर्टेंट इसका एग्जांपल है, ठीक है। देयर आर फ्यू फ्रूट सच एज ग्रेप्स इसका एग्जांपल है, पॉमीग्रेनेट इसका एग्जांपल है, और भी बनाना भी इसका एग्जांपल है। ये क्या करते हैं, अनफर्टिलाइज जो इनकी ओवरी होती है उसी को डेवलप कर देते हैं। अनफर्टिलाइज समझ रहे हैं, यानी कि फ्यूजन नहीं हुआ है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ही एग जो होता है वो फर्टिलाइज हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो ऐसे टाइप के प्लांट्स को हम क्या बोल देते हैं, पार्थेनोकार्पिक प्लांट बोलते हैं। और इनके फ्रूट को हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। मतलब आप फिलहाल इतना ही याद रख लीजिए, द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज अ पार्थेनोकार्पिक, या हम बोल सकते हैं दिस इज द फीचर ऑफ पार्थेनोकार्पिक प्लांट, या दिस फ्रूट इज प्रोड्यूस बाय दिस प्रोसेस इज नोन एज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़ है, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। अब आगे हम देखते हैं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। what are the changes that take place in an angiosperm after pollination and fertilization have occurred? देखिए, एंजियोस्पर्म वो प्लांट है जिनके पास फ्लावर होते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि क्या होता है कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है एक प्लांट में, फ्लावर ऑलमोस्ट फ्रूट बनने वाला होता है, तो उस टाइम पर क्या क्या चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती है। फ्लावर का जो सेपल होता है, सेपल कहने का मतलब है जैसे फ्लावर रहता है उसके यहाँ पे आपने हरा हरा पत्ता देखे होंगे, 2 पत्ते रहते हैं बड़े बड़े से, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ये सेपल्स होते हैं, ये वाले जो सेपल्स होते हैं। तो इनके साथ क्या होता है बाद में,
ये सेपल्स देखिए झड़कर नीचे गिर जाते हैं, इनके साथ कुछ नहीं होता। पेटल्स जो होते हैं वो भी नीचे गिर जाते हैं, स्टेमन जो होता है वो भी झड़कर नीचे गिर जाता है। वहीं अगर जाइगोट की मैं बात करूँ तो यही जाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो या हम बोल सकते हैं सीड बन जाता है। वहीं अगर हम ओवरी की बात करें तो ओवरी आगे जाके पेरिकाप बन जाता है। पेरिकाप मतलब कि जो हिस्सा हम खाते हैं किसी फ्रूट का, जैसे कि सेब है, सेब का जो बाहर वाला लाल वाला हिस्सा हम खा रहे हैं, सफेद वाला हिस्सा हम खा रहे हैं, उसको हम क्या बोल सकते हैं, ओवरी बोल सकते हैं। और उस खाने वाले हिस्सों को जो बाहर बाहर की वॉल है उसको हम पेरिकाप बोल सकते हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा फर्क वाली बात नहीं है। तो ओवरी बेसिकली फ्रूट बन जाता है, आपको इतना याद रखना है, ठीक है। और जो जाइगोट है वो क्या बन जाता है, सीड बन जाता है। और जो सेपल हैं, पेटल हैं, स्टेमन है, ये सब झड़कर नीचे गिर जाते हैं, ये कुछ नहीं बनते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज बेटर, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, एंड वाई? कौन सा रिप्रोडक्शन बेटर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा अच्छा है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा अच्छा है? इसके ऊपर अब हम बात करते हैं। देखिए इसको हम समझते हैं। यहाँ पर आंसर में क्या लिखा हुआ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बेटर है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में। इसका रीजन जान लेते हैं, ऐसा क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा बेटर है एसेक्सुअल के कंपैरिजन में, इसको हम जान लेते हैं। क्योंकि बिकॉज इट प्रोड्यूसेस, इट मतलब कि बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो भी ऑर्गेनिज्म पैदा हो रहे हैं, इट प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग दैट आर जेनेटिकली यूनिक फ्रॉम द पेरेंट्स। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो भी ऑर्गेनिज्म पैदा होता है, ना ही वो अपने फादर की एग्जैक्ट कॉपी होता है, ना ही वो अपनी मदर की एग्जैक्ट कॉपी होता है, वो एक नया वेरिएंट के फॉर्म में पैदा होता है। यानी कि उसमें कुछ कैरेक्टर फादर के होंगे, कुछ मदर के होंगे, लेकिन ना वो फादर की एग्जैक्ट कॉपी होगा, ना ही मदर की एग्जैक्ट कॉपी होगा। वो नए फीचर्स के साथ पैदा होगा, यानी कि उस बच्चे में वेरिएशन होगा, चेंज होगा। इसीलिए इस चेंज की वजह से क्या होता है, वो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा अडेप्ट ईजिली हो जाता है, ज़्यादा ईजिली वो कैपेबल होता है सर्वाइव करने के लिए। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो उसमें जेनेटिक चेंज आ जाता है, ये भी हम बोल सकते हैं। तो इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो भी ऑर्गेनिज्म पैदा होता है वो ज़्यादा बेटर होता है एसेक्सुअल के कंपैरिजन में। क्योंकि एसेक्सुअल के थ्रू जो भी ऑर्गेनिज्म पैदा होता है वो तो एग्जैक्ट कॉपी है। मैंने बताया ना, डीएनए भी सेम होता है, जेनेटिकली भी सेम होता है। एसेक्सुअल में जो भी ऑर्गेनिज्म पैदा होता है उस बच्चे का अपने पेरेंट्स से पूरा का पूरा डीएनए भी सेम होता है, तो उसमें कुछ चेंज ही नहीं आ रहा है। तो आसपास के इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को कैसे ढालेगा, कैसे अपने आप को अडेप्ट करेगा, कैसे वो वेरिएंट फॉर्म में आएगा, ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो जेनेटिकली भी सेम है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो भी ऑर्गेनिज्म पैदा होता है वो अपने पेरेंट का एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता, वो एक नई चेंज के साथ पैदा होता है। चेंज बहुत जरूरी है, क्योंकि चेंज जो है वो हमारे आसपास भी हो रहा है, तो हमारी बॉडी में भी चेंज होना चाहिए, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन को देखते हैं। ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल। देखिए ये क्वेश्चन और जो इससे पहला वाला क्वेश्चन था ये ऑलमोस्ट सिमिलर रहते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वही चीज़ है कि जो ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उनके सर्वाइव करने की ज़्यादा चांस होते हैं कंपेरिजन टू जो एसेक्सुअल वाले रिप्रोडक्शन वाले होते हैं। अगर हम कंपेयर करें इनको, सिंपल सा वही लॉजिक है कि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ऑर्गेनिज्म पैदा होता है तो वो एक जेनेटिकली वेरिएंट पैदा होता है, मतलब कि एक नया फॉर्म में ऑर्गेनिज्म पैदा होता है, उसमें कुछ वेरिएशन होता है, कोई चेंज होता है, जिस चेंज की वजह से वो क्या करता है अपने आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से अच्छी तरीके से अडेप्ट हो जाता है और उसके सर्वाइव होने के चांस भी बेटर हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, ये सिंगल क्वेश्चन भी आ सकता है कि जुवेनाइल फेज क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फेज क्या होता है, सेनेसेंट फेज क्या होता है, या फिर एक ही क्वेश्चन में तीनों फेज पूछ लिए जा सकते हैं। तो आपको तीनों फेज के बारे में, इन तीनों फेज की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, तीनों फेज क्या होते हैं, इन फेज के बारे में आपको पता होनी चाहिए। तो पहले हम जान लेते हैं जुवेनाइल फेज क्या होता है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए जुवेनाइल फेज क्या होता है, जुवेनाइल फेज इट इज डिफाइंड एज द पीरियड ऑफ ग्रोथ बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म बर्थ एंड रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। देखिए कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जब वो पैदा हुआ और पैदा होने से लेकर जब वो छोटा था, फिर वो बड़ा हुआ और वो कहाँ पहुंचा, एक एडल्ट एज में पहुंचा, एक ऐसी एज में पहुंचा जहां पर वो रिप्रोडक्शन कर सकता है। मतलब हम बोल सकते हैं वो अपनी प्यूबर्टी में पहुंच गया। तो जब एक चाइल्ड रहता है, वो चाइल्ड बड़ा होता है, 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे करते 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 वो कौन सी एज में पहुंच जाता है, वो पहुंच जाता है अपनी प्यूबर्टी की एज में, यानी कि 12-13 साल में वो पहुंच जाता है। तो बचपन से लेकर जो प्यूबर्टी तक का जो समय था, इस समय को हम बोलते हैं जुवेनाइल फेज। इस समय को हम क्या बोलते हैं, जुवेनाइल फेज। प्लांट्स में अगर आपको जुवेनाइल फेज देखना है तो आप देख सकते हैं जब प्लांट्स बहुत छोटे रहते हैं, सीड से उनकी कली बाहर आती है, छोटे छोटे से रहते हैं, तो उनको हम क्या बोल सकते हैं, प्लांट्स का कौन सा फेस है, वो जुवेनाइल फेस है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे दूसरे फेज की, रिप्रोडक्टिव फेज की। देखिए रिप्रोडक्टिव फेज क्या होता है, जब कोई भी जो चाइल्ड है वो एडल्ट बन जाता है, मतलब वो प्यूबर्टी तक आ जाता है। प्यूबर्टी एक ऐसी एज होती है जहाँ पर वो उसके हार्मोन रिलीज होते हैं और वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, सेक्सुअली एक्टिव हो जाता है, उसका स्पर्म मैच्योर हो जाता है। फीमेल की बात करें तो ओवम मैच्योर हो जाता है, या रिप्रोड्यूस करने के कैपेबल हो सकता है, कैपेबल हो जाता है। उसी एज को हम क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी बोलते हैं। तो जब इंसान अपनी प्यूबर्टी एज में पहुंच जाता है, मतलब रिप्रोडक्शन कर सकता है, वो बच्चे पैदा कर सकता
सकता है। तो उस एज को हम क्या बोलते हैं, उस फेज को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज बोलते हैं। अगर आपको प्लांट्स में देखने ऐसा फेज, तो प्लांट्स में आप जब देखते हैं कि प्लांट्स में फ्लावर आ चुके हैं, तो वो फेज जो प्लांट्स का है उसको हम रिप्रोडक्टिव फेज बोलेंगे, जब प्लांट्स में फ्लावर आ जाएंगे। तो ये फेज लगभग 50 साल तक चलता है। 50 साल तक हर कोई कैपेबल होता है बच्चे पैदा करने के, रिप्रोडक्शन करने के, ठीक है। फीमेल्स की बात करें तो आफ्टर 50 क्या हो जाता है, मीनोपॉज हो जाता है। मेल्स में भी जो 50 एज के बाद क्या होता है, 50 या 60 एज के बाद क्या हो जाता है, मेल्स में स्पर्म तो प्रोड्यूस होता है लेकिन इतना ज़्यादा कैपेबल नहीं होता वो फर्टिलाइजेशन करने के। आगे हम बात करते हैं लास्ट फेज की, जिसका नाम है सेनेसेंट फेज। सेनेसेंट फेज क्या होता है, देखो लाइफ का आखिरी फेज, जिसमें इंसान बूढ़ा हो चुका है, बस अब मरने का इंतजार कर रहा है, बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया। उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी यानी कि खाने को पचाने की, एनाबॉलिक कैटाबॉलिक की सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, ये सारी की सारी एक्टिविटी ढंग से काम नहीं कर रही है। जो वो खाना खा रहा है वो ढंग से शरीर में लग नहीं रहा है, ठीक है, या उसको भूख नहीं लग रही है, तो बेसिकली उसकी बॉडी धीरे धीरे काम करना बंद कर रही है। इस फेज को हम क्या बोलते हैं, सेनेसेंट फेज बोलते हैं। उसके दांत झड़ जाते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आप देख सकते हो एक ऑर्गेनिज्म में, आप बोल सकते हो ये इसका सेनेसेंट फेज चल रहा है, यानी कि अभी मरने ही वाला है। वहीं अगर प्लांट्स की बात करूँ कि प्लांट्स में आप सेनेसेंट फेज कैसे देखोगे, तो प्लांट्स में आपको अगर सेनेसेंट फेज देखना है तो आप देख लेना, वो पेड़ जो होगा या जो भी कोई प्लांट होगा, उसकी जो पत्ते होंगे वो सूख गए होंगे, उसकी लकड़ियाँ टूट कर गिर रही होंगी, बहुत ज़्यादा सूख चुका होगा, तो बस आप समझ जाइए इसका भी आखिरी दिन चल रहे हैं, तो वो उसका सेनेसेंट फेज होता है। तो जैसे कि जो ओल्ड एज होती है इसको हम सेनेसेंट फेज बोलते हैं। आगे हम देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हायर ऑर्गेनिज्म हैव रिजॉर्टेड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पाइट ऑफ देयर कॉम्प्लेक्सिटी, व्हाई? देखिए हायर ऑर्गेनिज्म यानी कि हम सबको हायर ऑर्गेनिज्म बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। क्यों बोला जाता है हम सबको हायर ऑर्गेनिज्म? क्योंकि हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा सिंपल नहीं है। हमारी बॉडी कोई लोअर ऑर्गेनिज्म, अमीबा जैसी बॉडी नहीं है हमारी। जैसे अमीबा होता है, अमीबा क्या करता है, एक अमीबा रहता है ऐसे करके, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर रहता है। ये क्या करता है, अपने आप को दो हिस्सों में तोड़ देता है, एक हिस्से दो हिस्सों में। बहुत सिंपल इसकी बॉडी का मैकेनिज्म होता है, इसकी बॉडी का काम करने का तरीका होता है, बहुत सिंपल होता है। लोअर ऑर्गेनिज्म है ये। हायर ऑर्गेनिज्म मतलब जिनमें नर्वस सिस्टम अलग काम कर रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम अलग काम कर रहा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग काम कर रहा है, और डाइजेस्टिव सिस्टम अलग काम कर रहा है। सारे के सारे सिस्टम अलग काम कर रहे हैं। सिस्टम के लिए ऑर्गन्स अलग है, सिस्टम के लिए सेल्स अलग है। तो इस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोल देते हैं, हायर ऑर्गेनिज्म। तो हम भी क्या है, हायर ऑर्गेनिज्म है। हम कॉम्प्लेक्स भी हैं, हायर भी हैं। तो जो हायर ऑर्गेनिज्म है, इन लोगों ने जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उनको ही क्यों चुना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों चुना इन्होंने इतना कॉम्प्लेक्स होने के बाद भी? तो इसका हम आंसर जान लेते हैं। वही आंसर जो पीछे के क्वेश्चंस में था, कई बार हम देख चुके हैं, बस उसको थोड़ा घुमा दिया है। देखो हायर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाते हैं इतना कॉम्प्लेक्स होने के बाद भी। क्यों? इतना कॉम्प्लेक्स होने के बावजूद भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, क्यों? क्योंकि देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पता है दो मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। ह्यूमंस की बात करें तो स्पर्म एंड ओवम का फ्यूजन होता है, जिस कारण क्या होता है, जो बच्चा पैदा होता है उसमें वेरिएशन देखने के लिए मिलता है। देखिए पीछे में भी ऐसे ही क्वेश्चन हमने करे थे, तो जिसमें थोड़े बहुत मदर के कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ फादर्स के होते हैं, तो एक नए कैरेक्टर आते हैं, मतलब दो जगह से आधे आधे कैरेक्टर आके एक नए कैरेक्टर बनते हैं बच्चे में। तो जिस वजह से जो बच्चा आता है उसमें वेरिएशन देखने के लिए मिलता है। वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा तो वो बच्चा ईजिली आसपास के इन्वायरमेंट के हिसाब से अडेप्ट हो जाएगा। ईजिली अडेप्ट हो जाएगा तो इन्वायरमेंटल फैक्टर के हिसाब से अगर वो ईजिली अडेप्ट हो जाता है तो वो उसके ज़्यादा चांस है सर्वाइवल के। तो इसीलिए जो हायर ऑर्गेनिज्म है उन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को चुना अपार्ट फ्रॉम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस से, आगे भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर हम बात करेंगे। बाकी जो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इतने ही हैं। अगर आपको लगता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके काम के हैं तो आप हमारे चैनल लेस ऑफ एजुकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।